हाय बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो वो कहते हैं ना कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो जैसा कि आप सभी लोगों को वेट था कि मैम कब आप हमारे लिए जो चीज़ें हैं वो लेकर आएंगी, केमिस्ट्री की तैयारी कब से हम शुरू करेंगे, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को फाइनली आज अनाउंस करती हूँ कि हम लोग अब से कुछ दिनों तक आप लोगों के लिए जो केमिस्ट्री है उसकी जो डोसेज है वो पूरी रहने वाली है। मैं कुछ खास चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। खास इस मायने में है कि एक रूल होता है जो आई थिंक बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, और हमारी जो प्रिपरेशन है ना उसमें एक स्ट्रैटेजी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों के पास अगर स्ट्रैटेजी नहीं होती है तो हम चाहे कितनी ही मेहनत कर ले, हम लोगों को जो इफेक्टिव रिजल्ट है वो नहीं मिल पा रहा होता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि अब से लेकर आपकी, अगर मैं क्लास 12th की किताब उठा लूँ, अब क्लास 12th आपकी बोर्ड्स में भी आएगी, सीयूईटी में भी आएगी, नीट में भी आएगी, तो 12th की कंप्लीट बुक के लिए ये सीरीज आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ। दैट इज केमिस्ट्री की एक मिनी सीरीज है। आप लोग बताएंगे कि आप लोग तैयार हो या नहीं हो। तो आज मैं बात करूंगी सबसे पहले चैप्टर की, जो मैंने उठाया है सॉल्यूशंस। सारे चैप्टर करेंगे बट शुरुआत कर रही हूँ सॉल्यूशन से। सो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होना चाहिए वो आप लोग कमेंट करके और बताएंगे। और यहाँ पे सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक करेंगे और मैं बताऊंगी होने क्या वाला है। होने ये वाला है कि अब जो हम पढ़ाई करेंगे वो एक प्लान के तहत करेंगे, क्योंकि हमने बहुत रिसर्च कर ली है। अगर मैं बात करूं तो ये सीरीज रहेगी हाई वेटेज कंसेप्ट को लेकर, और एक रूल होता है 20:80। व्हाट इज दिस रूल? ये रूल ये कहता है कि आपके पूरे चैप्टर में से, या मैं पूरे सिलेबस में से भी बोलूं, तो आपके चैप्टर में से 20% ऐसी चीजें होती हैं जो पेपर में 80% आती है। मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कि वो चैप्टर के कौन से कंसेप्ट है जो पेपर में आएंगे ही आएंगे। तो जैसे मैंने आपको थंब पे बोला, ये जो आप देख रहे हो इससे आपके पेपर में सवाल आना ही आना है। ये वीडियो आप लोगों के लिए ऐसी है कि आपके पेपर में एक सवाल तो फंसा के आएगी, कम से कम है, हो सकता है सारे यहीं से ही आ जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, छोटा और क्रिस्प रखेंगे और बहुत ऐसी तरीके से पढ़ेंगे कि आपको इस चैप्टर से प्यार हो जाएगा और आप मुझे बोलोगे कि मैम आप पूरा वन शॉट भी लेकर आओ। तो जैसे आप लोग की डिमांड रहेगी वैसे हम काम करेंगे। बट इवेंचुअली सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये सीरीज का मैंने शॉर्ट फॉर्म दिया है, दैट इज HWC, हाई वेटेज कंसेप्ट। ये पेपर में आने ही आने हैं। सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इनके एग्जाम में आने की। 20:80 का रूल हम फॉलो कर रहे होंगे। जिन बच्चों को ये रूल नहीं पता है, इस सीरीज के बाद तक आपको ये रूल क्लियर हो जाएगा। शुरुआत करी है मैंने पहले चैप्टर के साथ जो है सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो एक बार जल्दी से आप वेटेज देख सकते हो। सीयूईटी की बात करें तो सीयूईटी अभी 2 बार हो चुका है। 2024 में आप उम्मीद कर सकते हो 10 से 15 नंबर का ये चैप्टर आपका आ सकता है। ऑलरेडी फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला चैप्टर आपका कौन सा है? सॉल्यूशंस। बोर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो 7 नंबर का आपका बोर्ड से यहाँ पे आने वाला है ये चैप्टर। और अगर मैं नीट की बात करूं तो आपके 2 क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर से। एंड जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है? पूरा चैप्टर देखो, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनसे मतलब पेपर, मतलब मान के चलो कि तुम्हारा आने ही आना है। अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो तुम एक सेफ साइड पे बैठे हुए हो कि मैम अभी मैं तैयार हूं एग्जाम के लिए। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जानने की कि वो चीजें हैं क्या। 2 ऐसे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में जो सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पूरे चैप्टर को एक तरफ रख दो और इन दो टॉपिक को एक तरफ रख दो, आपका पेपर निकल जाएगा। आप केवल ये 2 टॉपिक्स भी पढ़ के जाते दो। लेकिन मैं ये बात बोलूंगी कि हम बाकी सारी चीजों को भी करेंगे, बट इवेंचुअली अभी इंपॉर्टेंट है कि यार जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना उसको कंप्लीट कर ले। मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मतलब अगर पेपर में मेरा 50% पेपर में आने के 50% जो चीज है, जो मेरे पेपर में 90% आने के चांसेस है, तो मैं इसको पहले 100% कर दूं। ठीक है, क्योंकि मेरा 90% प्रोबेबिलिटी तो पेपर की क्लियर हो जाती है ना, फिर मैं 10% पे काम कर लूंगा। ठीक है, राइट। सो ये आप लोगों का सीक्वेंस रहेगा। तो शुरू करते हैं यहाँ पे इस कहानी को। एंड तक बने रहोगे, कुछ मिनटों में आपके नंबर आपके हाथ में होंगे तीनों पेपर में, जिस भी पेपर को आप टारगेट कर रहे हो। और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे कि आपको कैसी लगी ये वीडियो और क्या आप तैयार हो नेक्स्ट चैप्टर के लिए। और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होना चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में होना चाहिए। चलिए तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पे बात करूंगी सोल्यूशंस की। देखो बेसिक सी बात है, इस चैप्टर में आप 3 टाइप के मेन सोल्यूशंस पढ़ते हो, जिसमें आपका सॉल्वेंट जो होता है वो लिक्विड होता है। ठीक है, राइट। सॉल्वेंट क्या है? जनरली वो चीज जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वो सॉल्वेंट है, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है वो सोल्यूट है। इस चैप्टर में मैं उन्हीं लिक्विड सोल्यूशंस को, सोल्यूशंस क्या है, सोल्यूशंस के लिए अगर मैं बेसिक बात बोलूं तो हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। अब होमोजीनियस के मतलब क्या होता है, अगर कोई बच्चा पूछे तो होमोजीनियस मतलब, मैं वैसे तो सब कुछ आपका धीमे धीमे करवा दूंगी, बट
ये जो मेन चीज है उस पर ज्यादा फोकस रखेंगे, छोटी वाली चीजों को हम लोग साइड बाय साइड कंप्लीट कर लेंगे। होमोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस वो है मैम जिसकी सेम प्रॉपर्टी सेम कंपोजिशन। आप जब चीनी का पानी पीते हो, शिकंजी शिकंजी तो नहीं मैं बोलूंगी, चीनी को तुमने पानी में मिक्स किया मिक्स किया मिक्स किया मिक्स किया, तुम्हें मीठा लगेगा ऊपर से भी नीचे से भी एंड में भी, हर जगह तुम्हें उसका सेम फ्लेवर आ रहा होगा, मतलब हर जगह से वो सेम है। तो अगर कोई लिक्विड सोल्यूशन हर जगह से सेम है, उसकी प्रॉपर्टी उसकी उसकी कंपोजिशन हर जगह से सेम है, तो क्या होगा? एक होमोजीनियस मिक्सचर, और उस होमोजीनियस मिक्सचर को ही सोल्यूशन बोलेंगे। अब सोल्यूशन दो चीजों से बन सकता है। अब तुमने पढ़ा है मैटर की 3 स्टेट होती है, सॉलिड लिक्विड गैस, तो भाई इन्हीं के कॉम्बिनेशन से आपके अलग अलग किस्म के सोल्यूशन बन रहे होंगे। लेकिन मुझे पढ़ने है केवल 3 सोल्यूशन, जो कि है मैम मैंने लिक्विड में गैस डाल सकती हूँ, मैं लिक्विड में लिक्विड डाल सकती हूँ, मैं लिक्विड में सॉलिड डाल सकती हूँ। अगर मैं ब्रीफली बात करूं, अब आपको पेपर में आते हैं इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स, तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपका जो न्यूमेरिकल है वो कौन से फॉर्मूले से हो रहा होगा। 10% चांसेस हैं कि अगर वो न्यूमेरिकल है वो इन दो फॉर्मूले से आए, और मतलब मैं बोलूंगी 90% चांसेस तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ही होते हैं, मतलब लास्ट वाला केस जो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं गैस एंड लिक्विड का, जब भी सवाल आएगा आपको जो कंसेप्ट लगाना है, आइडेंटिफिकेशन तो सीख ही लीजिए, तो आपको हेनरीज लॉ से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, जब भी आपका लिक्विड इन लिक्विड का आएगा तो आपको रॉड लॉ लगानी पड़ेगी, और जब सॉलिड इन लिक्विड आएगा तो सवाल आएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, और ये सबसे ज्यादा पेपर में आता ही आता है। क्या हमें यहां तक ये बात क्लियर है? क्या हमें यहां तक ये बात क्लियर है? मुझे तो लगता है हर बच्चे को ये बात क्लियर हो चुकी होगी। अब ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मुझे इसी को सबसे ज्यादा मतलब वो होता है ना इंपॉर्टेंस देनी है, ये मुझे सीख लेना है, क्योंकि पेपर में ये 90% आता है। इसको मैं बोलूं न्यूमेरिकल नहीं आता, यहाँ से एक कंसेप्ट आता है आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन का, वो बहुत सिंपल होता है, उस पर हम आगे क्वेश्चंस कर लेंगे, बट अभी मेरा फोकस है ये कंप्लीट करवाने पे। ठीक है, ताकि आप लोगों का जो आप श्योरिटी ले आओ, आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए सब्जेक्ट के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो शुरू करें यहाँ से कहानी। ऑलराइट, तो सॉलिड एंड लिक्विड सोल्यूशन की कहानी की बात करूं तो सॉलिड्स पे आ जाते हैं। क्या होते हैं सॉलिड्स? कुछ बच्चे कहेंगे मैम 12th में तो चैप्टर ही डिलीटेड है, पढ़ा ही नहीं मैम हमने। तो भाई देखो, पढ़ना तो पड़ेगा, चाहे हम CUT में जाए चाहे नीट में जाए, ठीक है, बोर्ड्स भी नहीं आएगा बट आना तो चाहिए। ठीक है, तो हम उसको डिटेल में उठाएंगे, वो चैप्टर छोड़ने नहीं वाले, इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर हमारे लिए। लेकिन अगर मैं आपको एक कहानी बोलूँ तो सॉलिड में यार कोई भी ऐसी चीज जिसका ऑब्वियसली क्या होता है, मतलब उसकी फिक्स, उसका जो शेप है वो फिक्स है, उसका जो मास है वो फिक्स है, उसकी जो वॉल्यूम है वो फिक्स है, वो रिजिड है, वो इनकम्प्रेसिबल है, ये सब कहानियां रहती हैं। ठीक है, अच्छा क्या इसके रिलेटेड कोई प्रेशर आ सकता है? क्या हम कोई प्रेशर निकाल पाते हैं इसका? क्या हम निकाल पाते हैं? अच्छा एक बात बताओ, मेरे पास एक कंसेप्ट आता है वॉलेटिलिटी का, वॉलेटाइल सब्सटेंसेस क्या होते हैं? वॉलेटाइल। वॉलेटाइल कौन होगा? जिसको आप इजीली इवेपोरेट कर पाओ। ठीक है, ठीक है, अगर मेरे पास मिक्सचर है सॉलिड इन लिक्विड का, किसका? सॉलिड इन लिक्विड का। ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड का, तो मैं क्या बोल सकती हूँ? ये जो लिक्विड है भाई, लिक्विड को तो आपने देखा है ना, पानी उबाला है आपने तो वेपराइज तो होता है, तो क्या मैं इसको वॉलेटाइल बोल सकती हूँ? राइट, और सॉलिड को मैं क्या बोलूंगी? ऑब्वियसली मैम ये क्या है? नॉन वॉलेटाइल, क्योंकि इसको आप इवेपोरेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप इसको इवेपोरेट, अब तुम लगा दो दुनिया भर की ताकत तो एक अलग बात है, बट हम यहाँ पे नॉर्मल केस की बात करें तो हम सॉलिड एंड लिक्विड के मिक्सचर को नॉन वॉलेटाइल एंड वॉलेटाइल का मिक्सचर भी बोल सकते हैं। क्लियर है बात? सभी लोगों को बात क्लियर है? चलिए तो अब कहानी शुरू करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ आने वाली है एक एक प्रॉपर्टी, बट सबसे पहले एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो डिपेंड करती है कि सल्यूट का तुमने कितना नंबर डाला है, और किसी से इसको मतलब नहीं है, दुनियादारी से इसको कोई मतलब नहीं है, तुमने क्या खाया इससे कोई मतलब नहीं है, इसको केवल इस चीज से मतलब है कि तुमने उस लिक्विड सोल्यूशन में कितना सल्यूट डाला, 1 2 3 4 5 6 जो भी नंबर डाला उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो वो सारी प्रॉपर्टीज जो केवल और केवल डिपेंडेंट होती हैं किसके ऊपर? सल्यूट पार्टिकल्स के नंबर के ऊपर, उनको हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सिंपल सी कहानी, नो कॉम्प्लिकेशन, सीधा सीधा करके चलेंगे, कोई कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। आइए, अगर मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करूं तो मेरे पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। कितनी होती है? 4। एक एक करके सबको समझने की कोशिश करेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आइए कंसेप्ट की बात करते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की। आइए फॉर एग्जांपल, आपके पास एक लिक्विड है, ठीक है, आइए ये जल्दी से आइए, एक बार समझने की कोशिश करनी है आपको। आपके पास एक लिक्विड है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ए लिक्विड है आपके पास, आपने इसमें क्या कहते हैं बी सॉलिड डाला। क्या डाला आपने इसमें? बी, एक सॉलिड है जो आपने इसके अंदर डाला। ठीक है, अभी क्या होगा? अभी ये होगा कि मैम इसमें ए तो था ही, ए के मॉलिक्यूल्स तो है ही, अब मैम इसमें कहीं ना कहीं बी के मॉलिक्यूल्स भी आ गए हैं। ठीक है,
ओके है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी देखो, अगर मेरे पास जो ए चीज, अब मैंने आपको बताया था ए चीज क्या होगी आपकी, वॉलेटाइल। अब वॉलेटाइल है तो इवेपोरेट करेगी, इवेपोरेट करेगी तो कहीं ना कहीं गैसियस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगी, कहीं ना कहीं गैस में भी एग्जिस्ट करेगी, और गैस में एग्जिस्ट करेगी तो कहीं ना कहीं इससे एसोसिएटेड मेरे पास क्या होगा, प्रेशर होगा। क्या होगा, प्रेशर। कहीं ना कहीं मेरे पास प्रेशर इससे एसोसिएटेड, रिलेटेड हो रहा होगा। तो जो भी मेरे पास फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस पे, जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इट्स लाइक ये ना पिंजरे में बंद है, ये निकलना चाहते हैं, ये जाना चाहते हैं गैसियस फेज के अंदर। तो तुम जब इसको हीट करोगे तुम देखोगे, अब तुम नॉर्मल केस में भी देखो, क्योंकि वॉलेटाइल है तो ये अगर मेरे पास लिक्विड फेस है तो मेरी जो गैसियस फेस है उसमें भी कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स मेरे एग्जिस्ट कर रहे होंगे, क्योंकि वॉलेटाइल है। और इसके एसोसिएटेड जो प्रेशर होगा उसको क्या बोलेंगे, प्रेशर ऑफ ए। क्योंकि केवल ए का प्रेशर है तो उसको बोलते हैं प्योर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। ठीक है, क्या बोल देंगे, प्योर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। मैंने इसमें बी डाला, और आपको पता है ये जो बी है मैम, ये क्या है, नॉन वॉलेटाइल। क्या है, नॉन वॉलेटाइल। मतलब मैम ये तो नहीं जाने वाला ऊपर, जाएगा भी तो बहुत कम जाएगा, जाएगा भी तो बहुत कम जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो अभी ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स थे वहां पे मेरे पास ए तो पहले से ही है, थोड़ा बहुत बी आया, थोड़ा बहुत बी लेकर थोड़ा बहुत बी भी चला गया, ज्यादा नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत जाएगा, राइट। लेकिन अब जो ये मिक्सचर है इसका, अब ये क्योंकि मिक्सचर है तो मैं इसका वेपर प्रेशर पीटी बोल सकती हूँ। क्या बोल सकती हूँ, पीटी बोल सकती हूँ। ठीक है, यहाँ मैं पीटी बोल सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पे बात करूं इस पीटी वेपर प्रेशर में, आपका जो वेपर प्रेशर है वो किसकी वजह से आ रहा है, ए की वजह से, क्योंकि यार मैम बी तो वैसे भी नहीं दे रहा है। ठीक है, बी तो वैसे भी नहीं दे रहा है, बी तो अगर वैसे भी नहीं दे रहा है, मैं आपको समझाने के लिए मैं केवल अगर बी का रिप्रेजेंटेशन करूं तो फॉर एग्जांपल अभी बी के केवल इतने मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे बी के ज्यादा मॉलिक्यूल्स है गैस में, यहाँ पे बी के कम मॉलिक्यूल्स है। क्यों ऐसा हुआ मैम, क्योंकि अभी जो जेल था ना, ठीक है, देखो अभी जो जेल था, पहले जेल में सारे जो मॉलिक्यूल्स थे वो ए के थे जो निकलना चाहते हैं, अभी जेल में कुछ ना कुछ बी के मॉलिक्यूल्स भी आ गए हैं, उन्होंने उसकी जगह ऑक्यूपाई की है। अगर जो जगह ऑक्यूपाई करी है तो कुछ ना कुछ, जिस जगह पहले ए था और जो जा पा रहा था ऊपर, अब उस जगह बी है और ये तो ऊपर नहीं जा पाएगा। तो क्योंकि आपकी सरफेस पे जो वॉलेटाइल कंपोनेंट है उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। क्या हो गए, कम हो गए हैं। तो ऑब्वियसली मैम गैसियस फेस में भी मॉलिक्यूल्स कम हो गए हैं, और अगर मॉलिक्यूल्स कम हो गए तो ऑब्वियसली मैम प्रेशर क्या हो गया है, कम हो गया है। तो क्या आपको यहाँ पे कहानी समझ में आई? कहानी ये कहती है कि जब आप एक प्योर लिक्विड सॉल्यूशन में एक सॉलिड को डालते हैं तो रिजल्टेंट जो मिक्सचर बनता है उसका प्रेशर कम होता है, पहले के कंपैरिजन में बाद का प्रेशर कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि आपने एक नॉन वोलेटाइल चीज डाली, और नॉन वोलेटाइल चीज की वजह से आपका जो ओवरऑल लिक्विड का प्रेशर है वो डिक्रीज होता है, क्योंकि वो आपका प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर रहा होता है। क्या हमें बात क्लियर है? तो हम क्या बोल सकते हैं, अब देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूं, अगर मैं इसके प्रेशर को पी ए बोलूं और इसके प्रेशर को पी नॉट ए, मतलब ये प्योर है, और पी ए मतलब ये मेरे मिक्सचर का प्रेशर है। ठीक है, क्योंकि वैसे भी बी की वजह से तो कोई प्रेशर आपका है भी नहीं। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि जो मेरा पी ए है वो कम हो गया है पी नॉट ए से? क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ जो मेरा पी ए है वो कम हो गया है पी नॉट ए से? यस और नो? कम हुआ है भाई, ऑब्वियसली कम हुआ है, यही तो हमें समझ में आ रहा है। इसी को क्या बोलते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या होता है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, राइट। तो मैं यहाँ पे ये बोल सकती हूँ कि मैम जब भी आप एक सॉलिड को एक लिक्विड में ऐड करोगे तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा। ठीक है, वेपर प्रेशर कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि आप एक नॉन वोलेटाइल चीज को डाल रहे हो, वो आपका इवेपोरेट नहीं होगा, गैसेस फेज में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो प्रेशर भी एक्सर्ट नहीं करेगा, ओवरऑल प्रेशर कम हो जाएगा। सो व्हाट आई कैन से, कितना कम हुआ? अभी सोचो, मेरे पास पहले 10 थे, अब मेरे पास 8 है, तो कितना कम हुआ? 10 माइनस 8 कम हुआ। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होगा? पहले मैम मेरे पास पी नॉट ए था, अब पी ए हो गया, तो इतना कम हुआ है मैम। ठीक है, इतना कम हुआ है। अब अगर मैं इसको रिलेटिव लोअरिंग बोलूं, हालांकि इसकी डेरिवेशन अलग होती है, बट आप डायरेक्टली इसको यहां से समझ सकते हो कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर में मतलब मैं कंपेयर कर रही हूँ। ठीक है, मैं अगर मैं कंपेयर करूँ, ये मेरा ओरिजिनल था, अब ये मेरे ओरिजिनल से अगर मैं इसे कंपेयर करूँ तो कितना कम हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्योंकि
क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि यार वैसे भी आपको बोला मैंने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज केवल सल्यूट के नंबर के ऊपर डिपेंडेंट होती है। सल्यूट क्या है, सॉलिड है, क्या है, सॉलिड है। अगर मैं इस फॉर्मूले को ओपन करूं तो मैं बोल सकती हूँ पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए क्या हो जाएगा आपका, मोल फ्रैक्शन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। राइट एवरीवन, राइट। अगर मैम ये हो जाता है तो हम याद रखना कि जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हम किसके लिए निकालते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए। किसके लिए, डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए। और अगर ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है दैट मींस कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए काफी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, नेग्लेक्ट कर, क्योंकि मैम बहुत ज्यादा छोटा है, क्या है, बहुत ज्यादा छोटा है। तो आपका जो फॉर्मूला हम फाइनल इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए, दैट इज फॉर अ डाइल्यूट सोल्यूशन। क्या हमें ये बात क्लियर है? सो दिस इज द फॉर्मूला जो आप इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के लिए। फॉर्मूला ये रहेगा, एक बार इस फॉर्मूले को समझने की कोशिश करिए, एक बार मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपके सामने हो। फॉर्मूला रहता है क्या, पी नॉट ए माइनस पी ए is equals to upon P naught A is equals to NB upon NA। मैं यहाँ पे आपके डिनोशंस भी लिख देती हूँ। क्या है मैम, P naught A क्या है, P naught A is वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A, जो भी आपका सॉल्वेंट था। PA क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ A एंड B, ठीक है। Na क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A का मतलब सॉल्वेंट, ठीक है भाई। और B क्या है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, वो आपका क्या है, सल्यूट, क्या है, सल्यूट, ठीक है। इसी को क्या बोल देते हैं, दिस इज कॉल्ड योर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP, ठीक है। अच्छा, यहां से अगर कोई आपसे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पूछे तो क्या आप बता सकते हो, यार मैम लोअरिंग का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, क्या था, पी नॉट ए माइनस पी ए। तो यार इस पी नॉट ए को आप उधर ले जाओ, तो पी नॉट ए उधर ले जाओ, क्या हो गया, एन बी अपॉन एन ए, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछ ले वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर बता दो, वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर क्या है, पीए है, अभी अभी लिखा है। तो यहां से अगर मैं खाली पीए निकालना चाहूं, अगर मैं यहां से खाली पीए निकालना चाहूं तो पीए क्या हो जाएगा आपका, अगर मैंने पीए को उधर रखा तो ये क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एन बी अपॉन एन ए, और यहां से अगर हमने पी नॉट ए को कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एन बी अपॉन एन ए। सो आप डायरेक्टली फॉर्मूला ही याद रख लो, क्योंकि आप लोगों को जब वहां पे सॉल्व करने का टाइम, क्योंकि हमारे पास होता भी नहीं है, तो 3 फॉर्मूले हम यूज कर सकते हैं। ये अगर आपसे कोई रिलेटिव लोअरिंग का ही सवाल आता है जनरली, तो वो अगर केवल लोअरिंग पूछे कि वेपर प्रेशर कितना कम हुआ, ठीक है, अगर केवल इतना पूछे कितना कम हुआ तो ये, और अगर कोई पूछे कि यार जो मिक्सचर बना है उसका वेपर प्रेशर क्या है, तो फॉर्मूला होगा ये। 3 formulas for relative lowering in vapor pressure. The reaction is always going to be generally, हम डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए इसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। और दूसरी, अगर डाइल्यूट नहीं है तो आप इसको नेग्लेक्ट नहीं करोगे, आप वहां पे मोल फ्रैक्शन ही लोगे। अगर डाइल्यूट है तभी आप वहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी को नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है। 3 फॉर्मूला केस समझ में आ गया। कहानी ये है कि मैम जब सॉलिड को लिक्विड में डाला तो वेपर प्रेशर कम हुआ। क्या इतनी बात क्लियर है? आई थिंक एवरीवन इट्स क्लियर, ठीक है। ओके, सो यहाँ तक की कहानी खत्म होती है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पड़ाव की तरफ, और वो है सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और वो है हमारी क्या, दैट इज, यहाँ तक की कहानी में क्लियर हो गई, फॉर्मूले सारे क्लियर हो गए हैं, दैट इज योर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंसेप्ट की। देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इज बेसिकली वो टेम्परेचर जब आपके लिक्विड का वेपर प्रेशर और आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो दोनों जुड़ जाए, मिल जाए, ठीक है। मतलब देखो, अगर मैं समझाने की कोशिश करूं कि फॉर एग्जांपल आपके पास 2 लिक्विड्स हैं, ठीक है। एक है आपके पास फॉर एग्जांपल प्योर लिक्विड ए, और एक आपके पास है मिक्सचर दैट इज A प्लस बी, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, सोल्यूशन, ठीक है। आपने 2 चीजों को मिक्स कर दिया, ठीक है। यहाँ पे जो A है वो लिक्विड है, ठीक है। यहाँ पे भी जो A है वो लिक्विड ही है, और जो B है वो क्या है आपके पास, दैट इज अ सॉलिड। तो वही सॉलिड एंड लिक्विड का मिक्सचर है, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि जब आप सॉलिड को एक लिक्विड में डालते हैं तो प्रेशर क्या होता है,
कम होता है, प्रेशर क्या होता है, कम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसका प्रेशर पी नॉट ए है और इसका प्रेशर ए है, क्योंकि मिक्सचर का प्रेशर है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, कम, क्योंकि वेपर प्रेशर कम होता है जब हम सॉलिड को डालते हैं। अभी पिछली प्रॉपर्टी में हमने देखा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यही बोलता है कि जब सॉलिड को लिक्विड में डालोगे तो वेपर प्रेशर कम होता है, तो वेपर प्रेशर कम होगा। ठीक है, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो फिक्स है, फॉर एग्जाम्पल 1 atm मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 1 atm मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, मैं मानती हूँ चलो कि फॉर एग्जाम्पल अगर इस लिक्विड का वेपर प्रेशर दैट इज, मैं मानती हूँ एक लिक्विड है मेरे पास और इसका वेपर प्रेशर फॉर एग्जाम्पल दैट इज 0.8 है। ठीक है, अब क्योंकि इसका कम है तो मैं बोल देती हूँ चलो इसका 0.6 है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, इसको हीट करना है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जब ये प्रेशर 1 atm के बराबर हो, जब ये प्रेशर 1 atm के बराबर हो। तो अगर मैं दोनों को, क्योंकि मेरे को बॉईल करना है, तो मुझे यार एक बात बताओ, इसको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा या इसको? यार देखो 0.8 को 1 लेके जाना है, 0.6 को 1 लेके जाना है, तो ऑब्वियसली इसको तुम्हें ज्यादा हीट करना पड़ेगा ना, मोर हीट करोगे तभी तभी तो जल्दी पहुंचे, क्योंकि इसको डिफरेंस ज्यादा है। यहाँ पे आप क्या करोगे, लेस हीट करोगे, लेस हीट में काम चल जाएगा। और अगर लेस हीट में काम चलेगा तो ऑब्वियसली इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, टी नॉट बी। अगर ये है, क्योंकि प्योर का है तो टी नॉट बी है, और क्योंकि लिक्विड का है तो ये टी बी है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप क्या देखोगे, जब भी आप एक प्योर लिक्विड में एक सॉलिड को डालते हो तो प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अगर टी नॉट बी है और जो मिक्सचर है उसका बॉइलिंग पॉइंट अगर टी बी है, तो बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या करेगा, हमेशा इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्या आपको समझ में आए क्यों इंक्रीज करेगा? इसलिए मैम इंक्रीज करेगा क्योंकि आपने मैम एक नॉन वॉलेटाइल चीज को डाला। रीजन क्या है, बेसिक रीजन है वेपर प्रेशर। व्हाई डज बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज? अगर कोई पूछे बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट इसलिए बढ़ता है मैम क्योंकि वेपर प्रेशर घटता है। वेपर प्रेशर क्यों घटता है? क्योंकि आपने मैम एक सॉलिड को डाला है। तो रिलेशनशिप मैम क्या आती है कि बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर वेपर प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर बॉइलिंग वेपर प्रेशर। क्या हमें बात क्लियर है एवरीवन? तो क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ, यही तो प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहती है ये बोलती है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या कहती है, जब भी आप एक सॉलिड को लिक्विड में ऐड करोगे तो लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या करेगा, बढ़ जाएगा। अगर मेरे पास एक प्योर लिक्विड था उसमें मैंने बी ऐड करा तो अब मेरे पास सोल्यूशन बन चुका है। इसका बॉइलिंग पॉइंट प्योर है तो टी नॉट बी है, इसका बॉइलिंग पॉइंट टी बी है क्योंकि मिक्सचर का है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, कितना बढ़ा, कितना चेंज आया, उसको क्या बोलेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। यानी कि मिक्सचर के बॉइलिंग पॉइंट से प्योर लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट को माइनस करेंगे। और ये जो फॉर्मूला है बोलता है क्या, कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। आप अगर ग्राफ देखोगे, देखो ग्राफ देखोगे, अगर आप ग्राफ बना रहे हो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के साथ, तो देखो अगर ये सॉल्वेंट का ग्राफ है, ठीक है, सॉल्वेंट का ग्राफ है, ये मेरे पास जो प्रेशर है दिस इज 1 atm प्रेशर। तो जब ये टेम्परेचर, जब ये आपका, अगर मैं बोलूँ प्रेशर कि आपका लिक्विड का वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर, जब ये वेपर प्रेशर इसको मीट कर जाएगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा वो ही बॉइलिंग पॉइंट होगा। और क्योंकि ये आपके प्योर सॉल्वेंट का है तो ये आपके प्योर लिक्विड का है। ठीक है, अब आपको पता है क्योंकि आपने अब सोल्यूशन में एक सॉलिड ऐड किया है तो वेपर प्रेशर कम हुआ है। तो देखो रिलेटिवली थोड़ा वेपर प्रेशर थोड़ा सा नीचे है ना। देखो ये अगर इस टेम्परेचर पे मैं चेक करूं, अगर मैं इस टेम्परेचर पे चेक करूं तो इसका वेपर प्रेशर ये है तो इसका वेपर प्रेशर ये, कहीं ना कहीं कमी है ना वेपर प्रेशर ऑब्वियसली। तो वेपर प्रेशर कम है, जाएगा और ये यहाँ पे मीट करेगा और यहाँ पे मीट करेगा तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है वो क्या है, टीबी है। तो आपने देखा इधर से इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कितना बढ़ा, इतना बढ़ा, कितना बढ़ा, इतना बढ़ा। हालांकि ग्राफ आपसे पूछता नहीं है बट आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मूला पूछता है आपसे, फॉर्मूला आई थिंक आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो क्या होती है यहाँ पे बात, फॉर्मूला कहता है क्या कि मैम डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर मोलालिटी। मोलालिटी का फॉर्मूला मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको पता होगा, बट एनीवेज अगर हम लिखना चाहें तो जब ये सिंबल हटता है तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट आता है जिसको बोलते हैं क्या, के बी। इसको बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या नाम देते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, या फिर इसको एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोल देते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, अब टीबी को भी मैं सारा फॉर्मूला लिख दूं तो बढ़ा है तो मतलब कि टीबी इज ग्रेटर देन टी नॉट बी।
ठीक है, इज इक्वल्स टू KB। मोलालिटी का फॉर्मूला आई थिंक आपको पता है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, यही होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट, और अगर ये ग्राम में है तो आप ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, द फॉर्मूला इज हियर इन फ्रंट ऑफ यू, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या है, TB इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ योर सोल्यूशन, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड, प्योर सॉल्वेंट, ये आपका कांस्टेंट है, ये गिवन मास है किसका, सल्यूट का। ठीक है, ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास है सल्यूट का। ठीक है, और ये क्या है, ये आपका क्या है, दैट इज अगेन, ये WA से लिखा जाएगा, मैं हमेशा इसको उल्टा ही लिखती हूँ बट इट इज WA। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज योर गिवन मास ऑफ योर सॉल्वेंट। क्लियर है भाई, तो ये आपका फॉर्मूला रहेगा किसका, दैट इज योर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। ऑलराइट, चलिए आइए अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं, वो है फ्रीजिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, पहले तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है ये बात आपको पता है, बट फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट बेसिकली वो टेम्परेचर है जहाँ पे देखो अब आपका जो कॉम्पोनेंट है वो दो फेसेस में एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली जब भी आप फ्रीजिंग पॉइंट निकालते हो तो आप इक्विलिब्रियम की बात करते हो। आपके पास एक लिक्विड फेस है और आपके पास क्या है, सॉलिड फेस है। ठीक है, क्योंकि सॉलिड फेज का वैसे वेपर प्रेशर बहुत कम होता है, बट इवेंचुअली अगर मैं बोलूं तो जब इसका वेपर प्रेशर और इसका वेपर प्रेशर, ठीक है, जब इन दोनों का वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा, उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। तो पहले तो फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन की बात कर ले, तो डेफिनेशन ये कहती है एक सब्सटेंस है, अगर उसका लिक्विड फेस और सॉलिड फेस का वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पे बराबर हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे उसको हम, फ्रीजिंग पॉइंट। अब अगर मैं सॉल्वेंट की बात करूं, मैं सॉल्वेंट की बात अगर करूं तो उसके पास तो सॉलिड फेस ऑलरेडी काफी हद तक कम है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर, जैसे ही मैं एक मिक्सचर की बात करूंगी तो आपका क्या होगा, जैसे ही आप मिक्सचर की बात करोगे, ठीक है, अगर मैं प्योर सॉल्वेंट की बात करूं और मैं सोल्यूशन की बात करूं, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अभी इसका वेपर प्रेशर था A और अब इसका वेपर प्रेशर है B, तो ऑब्वियसली मैम ये वेपर प्रेशर लोअर हो जाता है, आपने पढ़ा है रॉल्स लॉ में भी, और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ने भी बोला कि ये आपका डिक्रीज हो जाता है, यानी कि ये वैल्यू बड़ी होगी। तो ऑब्वियस ही बात है मैम, जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी डिक्रीज होगा। अगर मैम वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है तो मैम फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज करेगा, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली प्रपोर्शनल है। क्या है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली प्रपोर्शनल है। ठीक है, देखो अगर मैं बोलूँ भी तो यहाँ पे देखो, ये आपके पास क्या है, प्योर सॉल्वेंट, ये इसका सॉलिड फेस है, ये इसका लिक्विड फेस है, ये दोनों मिल रहे हैं इस वाले टेम्परेचर पे, यहाँ पे इनका बराबर हो गया, तो ये आपका क्या है, T0F, ये आपके सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है। अब आपने इसमें अगर सॉलिड डाल दिया तो ये थोड़ा बहुत और डिक्रीज हो जाता है और इस पॉइंट पे आके मिलता है, तो ये क्या होता है आपका TF, दैट इज आपके सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये डिक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है, डेल्टा TF। आपको मतलब पता होना चाहिए, आपको क्या पता होना चाहिए, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि मैम जब आप एक सॉलिड को लिक्विड में डालोगे तो क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर कम होगा, और वेपर प्रेशर कम होगा तो मैम उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होगा। ठीक है, मतलब दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल लिक्विड प्योर था, ठीक है, सॉल्वेंट की अगर मैं बात करूं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट T0F प्योर है, और जो सोल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट TF। फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, तो कितना चेंज आया, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, कितना चेंज आया, कितना चेंज आया, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, यानी कि T0F माइनस TF रहेगा। फॉर्मूला इसका भी वही रहेगा, डेल्टा TF आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी के, और जब ये सिंबल हटता है तो यहाँ पे आता है कांस्टेंट KF। ठीक है, क्या आता है, KF। तो KF यहाँ पे क्या होता है, दिस इज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर इसको बोलते हैं कायरोस्कोपिक कांस्टेंट भी इसको बोल देते हैं, नाम है बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अगर बस इसका डायरेक्टली फॉर्मूला लिखना हो तो फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KFM। ठीक है, डेल्टा TF क्या है आपका, T0F माइनस TF, KF वैसा ही रहेगा, मोलारिटी का फॉर्मूला आपको सेम डालना है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू WA इन ग्राम्स, और ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे भी सेम कहानी रहेगी, T0F सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है,
और TF आपके सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक है, सेम कहानी रहने वाली है। ये आपका फॉर्मूला रहेगा किसका, दैट इज योर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। कहानी क्लियर है? आई थिंक सभी लोगों को यहाँ तक कहानी क्लियर होगी। ओह शिट, हेडिंग अलग हो गई है। आई होप इट्स क्लियर। ये ऑस्मोटिक प्रेशर की बात नहीं कर रहे हैं, हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। चलिए, तो इसके साथ हम बढ़ते हैं आगे और लास्ट प्रॉपर्टी के ऊपर। अभी मैंने आपको यहाँ पे कंसेप्ट भी दिया है, मैंने आपको फॉर्मूला भी दिया है। पेपर में फॉर्मूले के ऊपर सवाल ज्यादा आएंगे, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, बट क्योंकि मेरे को याद नहीं करवाना है, आपको कंसेप्ट भी आना चाहिए। दोनों बातें आपको आनी चाहिए। चलिए, अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करूं तो ऑस्मोसिस क्या होता है वो जानना जरूरी है। तो देखो, ऑस्मोसिस बेसिकली क्या है, आपके पास एक सिस्टम है, ठीक है, आपने इसका पार्टीशन कर दिया और इसके बीच में आपने लगा दिया एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या लगा दिया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक साइड आपने अपना लिक्विड सोल्यूशन भरा है, ठीक है, लिक्विड सोल्यूशन, और एक साइड आपने उस सोल्यूशन में आपने सोल्यूट को ऐड कर दिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं तो ये मेरा क्या है, प्योर सॉल्वेंट, और ये क्या है, मेरा सोल्यूशन। ठीक है, क्या है, सोल्यूशन, जिसमें सोल्यूट भी है सॉल्वेंट भी, आपको दोनों के मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है, पहले मैं यहाँ पे डिफाइन कर देती हूँ कुछ बातें। यहाँ पे आपका क्या है, सोल्यूशन में कोई सोल्यूट नहीं है, तो ओवरऑल सोल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, सोल्यूशन की कंसंट्रेशन बेसिकली क्या होता है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट यहाँ नहीं है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ सोल्यूशन की जो मैं कंसंट्रेशन की बात कर रही हूँ, सोल्यूशन की कंसंट्रेशन हाई है इस साइड और इस साइड लो है। अगर मैं सॉल्वेंट की बात करूं तो सॉल्वेंट कहाँ पे ज्यादा है, भाई यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है आपको, यहाँ पे कम है, तो सॉल्वेंट यहाँ पे हाई है, यहाँ पे लो है। ठीक है, सॉरी, ऊपर वाला मैंने उल्टा लिखा। अगर कंसंट्रेशन बोले, क्योंकि यहाँ पे सल्यूट कम है, तो ये लो कंसंट्रेशन है सोल्यूशन की और ये हाई। अब अगर मैं सल्यूट की बात करूं तो सल्यूट यहाँ तो है ही नहीं, तो सल्यूट क्या है, लो है, और यहाँ पे सल्यूट है, तो सल्यूट यहाँ पे क्या है। What is osmosis? Osmosis is the movement of this particle. ये क्या है? It is the movement of solvent through semi-permeable membrane from here to here. यहाँ से यहाँ जा रहा है। अब देखो, यहाँ से यहाँ कैसे लिख सकते हो? ये जा रहा है from high concentration, from low concentration of solution to high concentration of solution, from high concentration of solvent to low concentration of solvent, from low concentration of solute to high concentration of solute. तीनों में से कोई भी बात कहोगे, तीनों बातें सही रहेंगी। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस सॉल्वेंट की मूवमेंट है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू फ्रॉम दिस रीजन टू दिस रीजन। अब रीजन में आप चेंजेस लिख सकते हो कि कहाँ पे सोल्यूशन ज्यादा है, सोल्यूशन यहाँ पे ज्यादा है, सॉल्वेंट कहाँ पे ज्यादा है, सिंपल सी बात, सॉल्वेंट कहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा है, सोल्यूट कहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा है, सोल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा अगेन यहाँ पर है। ठीक है, बात क्लियर है। अब अगर मुझे यहाँ पे इस प्रोसेस को रोकना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इसका प्रेशर P0A है और इसका प्रेशर P है, तो अगर मुझे इस प्रोसेस को रोकना है तो मुझे थोड़ा सा एक्सटर्नल प्रेशर लगाना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये जो एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, इसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको क्या बोल देते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। सो आई थिंक एवरीवन इज क्लियर। सबसे पहली बात, ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस इज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। क्या है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम वेयर टू वेयर, तो आप लिख सकते हो, ऊपर तीन केसेस है, तीनों केसेस। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? इट इज द एक्स्ट्रा प्रेशर जो आप लगा रहे हो टू स्टॉप ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो आप लगा रहे हो प्रेशर, दैट इज योर ऑस्मोटिक प्रेशर। सो व्हाट इज द फॉर्मूला? ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है CR, लिख देती हूँ, कंसंट्रेशन के ऑफ योर जो भी सोल्यूशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के, सिंबल हटता है तो गैसियस कांस्टेंट आता है, दैट इज R। तो फॉर्मूला क्या बनता है, CRT। सिंपल फॉर्मूला याद रखना है बस, कुछ भी नहीं। अच्छा, कंसंट्रेशन का आप क्या लिख सकते हो? कंसंट्रेशन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, मोलैरिटी इनटू गैस कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। गैस कांस्टेंट की वैल्यू अगर आप जनरली ATM में निकालेंगे तो 0.0821 लेंगे प्रेशर के लिए। N इज योर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, देख लो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है तो सल्यूट के ऊपर डिपेंडेंट है। V इज योर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, अगर ml में लोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। T इज योर टेम्परेचर। ठीक है, क्लियर है। ऑस्मोटिक प्रेशर
इकलौती कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो यूजफुल रहती है किस चीज के लिए, टू फाइंड आउट, इस्तेमाल की जाती है कहाँ पे, टू फाइंड आउट मॉलिक्यूलर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, इसमें इस्तेमाल करी जाती है, इस काम के लिए इस्तेमाल करी जाती है। क्यों करी जाती है? क्योंकि ये केवल इकलौती ऐसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो हम जनरली रूम टेम्परेचर पर कर लेते हैं, और अगर रूम टेम्परेचर पे करते हैं तो जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो स्टेबल होते हैं रूम टेम्परेचर पर। तो इसीलिए हम इकलौती जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं मैक्रोमोलिकुलर के मास निकालने के लिए वो होती है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, आई थिंक आपको चारों फॉर्मूले यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे, और यही पेपर में आता है, चाहे इसका कंसेप्ट आएगा, चाहे फॉर्मूला आएगा, चाहे न्यूमेरिकल आएगा, कुछ भी आएगा आप यहाँ से कर पा रहे होगे। चार प्रॉपर्टीज आपने सीखी, पहली है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए। दूसरी आपने सीखी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, टी बी माइनस टी नॉट बी इज इक्वल्स टू के बी एम, एम मैं खोल नहीं रही हूँ। फिर है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज टी नॉट एफ माइनस टी एफ इज इक्वल्स टू के बी एम, और लास्ट में आपने सीखी ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी। चार फॉर्मूले आई थिंक अभी आपको याद हो गए होंगे। आखिरी पार्ट इस वीडियो का शुरू करते हैं जो कि अक्सर पेपर में आता है, वो ये है आपकी जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, चाहे मैं बोलूँ आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है, मैं फॉर्मूला ही लिख देती हूँ, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू, मैं मोल फ्रैक्शन लिख रही हूँ अभी यहाँ पे, ठीक है। दूसरा डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी एम। तीसरा डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ एम, और चौथी पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी। तो आपके पास चारों प्रॉपर्टी का एक फॉर्मूला है, तो आप यहाँ बोल सकते हो दिस इज कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और ये जो है ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आप लैब में गए, आपने फॉर एग्जांपल एक मोल NaCl का डाला, ठीक है, पानी के अंदर, आपने देखा कि सॉलिड एंड लिक्विड बन गया है, तो बॉइलिंग पॉइंट कितना बड़ा, पानी का कितना था, नमक वाले पानी का कितना है। आपने लैब में एक्सपेरिमेंट किया, तो आपने बोला कि मैम क्या कहते हैं 2 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज आया, ठीक है। और फिर आपने कहा चेक करते हैं मैम फॉर्मूला सही है या नहीं है, तो आपने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करी, के बी आपको दिया जाता है, के बी और के एफ सॉल्वेंट के लिए आपको दिया हुआ होता है, सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है। मोलालिटी में आपने वैल्यूज पुट करी, तो आपने यहाँ पे जैसे पाया कि यार 1 डिग्री का आना चाहिए था। अब आप बोलोगे मैम दिक्कत हो रही है, मैम फॉर्मूला तो बोल रहा है 1 डिग्री का आना चाहिए, मतलब कैलकुलेट करके तो आंसर 1 डिग्री आना चाहिए, पर मैम हमने ऑब्जर्व किया कि आंसर 2 डिग्री आ रहा है, कुछ तो दिक्कत है। मतलब मैम हर बार ऐसा, मतलब जरूरी नहीं है हर किसी में हो, किसी में मैम सही भी आ रहा है, किसी में गलत आ रहा है, तो मैम क्या हमने कुछ गलत फॉर्मूला लिखा है? तो पॉइंट इज कि आप लोगों ने गलत फॉर्मूला नहीं लिखा है, पर आपने एक चीज को नजरअंदाज करा है, वो है सॉलिड का नेचर क्या है, जो आप सॉलिड डाल रहे हो उसका नेचर क्या है। इसी को सही करने के लिए करेक्शन फैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको बोलते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। तो जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर आप उसको आई से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो दिक्कत आपकी आ रही है वो सही हो जाती है। कैसे होती है, आइए। बात ये है कि जो भी आपके सॉलिड है ना, आपने ये नहीं देखा कि ये सॉलिड कैसा है। सॉलिड देखो 2 टाइप से हो सकता है, या तो वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है या फिर वो इलेक्ट्रोलाइट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये कि भाई इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ना ये टूटेगा ना ये जुड़ेगा। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये है कि मैम देखो, अब आपको याद आएगी कुछ बातें, या तो ये पानी में डालते ही टूट जाएगा, या तो ये पानी में डालते ही जुड़ जाएगा। समझ के या नहीं समझे? जब तुमने NaCl को पानी में डाला तो ये टूट जाता है, क्या है, टूट जाता है। तो ये क्या है, कि इलेक्ट्रोलाइट है। जब भी आपका सॉलिड एक इलेक्ट्रोलाइट टाइप का होगा तो आपका फॉर्मूला हमेशा गलत आंसर देगा, अनटिल एंड अनलेस आप उसमें वेंट ऑफ फैक्टर नहीं डालोगे। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो वो नहीं टूटेगा, तो आपका जो फॉर्मूला है वो सही आंसर देगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि आपने बोला मैम NaCl के हिसाब से 1 डिग्री का इंक्रीज आना चाहिए था, 2 डिग्री का आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि तुमने नंबर ऑफ मोल्स 1 मान के चले हो, नंबर ऑफ मोल्स 2 है, क्योंकि आपके यहाँ पे 2 आयंस हो चुके हैं। समझे बात? तो इस चीज का ध्यान रखना है कि आपके सॉलिड का नेचर क्या है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं? जनरली शुगर्स, जितने भी आपके शुगर्स होती हैं, ठीक है, या फिर आपका जितने भी जनरली कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वो नहीं टूटते, क्योंकि यार आपने देखा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली वो नहीं टूटेंगे। बट जो आपके आयोनिक्स होते हैं जनरली कंपाउंड्स,
आयोनिक कंपाउंड्स आपके टूट जाते हैं, NaCl, KCl, K2SO4, H2SO4, CH3COH। एसोसिएट कौन करेगा? जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की क्षमता होगी, वो क्या करेंगे? जुड़ जाएंगे। तुमने डाले दो, वो अंदर जाके जुड़ गए, बन गया एक। तुमने फॉर्मूला लगाया, दो के हिसाब से अंदर बैठा है एक, फॉर्मूला गलत आएगा? नहीं आएगा। तो दिक्कत क्या थी? ये दिक्कत थी। दिक्कत क्या थी? ये दिक्कत थी। और इसको सही किसने करा? वेंटॉफ ने इसको सही करा। और वेंटॉफ ने एक फैक्टर दिया आई के नाम से, जिसको बोलते हैं वेंटॉफ फैक्टर। अब इसके कई फॉर्मूला है, बट हम एक ही फॉर्मूला डालेंगे जो हमारे को पेपर में इस्तेमाल करना है। वो है क्या? वेंटॉफ फैक्टर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन स्लैश एसोसिएशन अपॉन में number of ions before dissociation slash association। कैसे इस्तेमाल करना? अब देखो, जैसे NaCl की कहानी थी, ठीक है, जैसे NaCl की कहानी थी, तो NaCl में टूटा Na प्लस में और Cl माइनस में, तो पहले आयन 1, बाद में कितने? 2। वेंट ऑफ फैक्टर बाद में कितने? 2। पहले कितना है? वेंट ऑफ फैक्टर 2। तो जो फॉर्मूला है उसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे। अब अगर मैं बोलूं मैम नॉन इलेक्ट्रोलाइट का क्या होगा, आप बोलोगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट का क्या होगा, तो मैंने बोला नॉन इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा नहीं। आपने फॉर एग्जांपल मैंने बोला शुगर डाला C6H12, ठीक है, या मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देती हूँ कि हमने ग्लूकोज डाला, ग्लूकोज का 1 मोल डाला, तो ग्लूकोज का 1 मोल अंदर जाके भी 1 ही मोल रहेगा, टूटेगा नहीं ना जुड़ेगा। तो पहले भी 1 था, बाद में भी 1 था। वेंट ऑफ फैक्टर क्या होगा? 1/1 1। तुमने 2 मोल डाले तो 2 के 2 रहेंगे, तुमने 3 डाले 3 के 3 रहेंगे। तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। तो फॉर्मूले में कोई चेंज करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। अभी समझो ये बात। तो कहानी कुछ ऐसी है कि आपके 2 टाइप से सोल्यूशन सॉलिड हो सकता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो कोई दिक्कत नहीं है, वेंट ऑफ फैक्टर इनके लिए आप हमेशा 1 लोगे, ठीक है, वेंट ऑफ फैक्टर हमेशा 1 लोगे। तो फॉर्मूले सारे सेम रहेंगे। चाहे आप रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात करो तो आप XB डायरेक्टली लिख सकते हो, आप डेल्टा TB की बात करो तो आप लिख सकते हो KBM, क्योंकि ये तो 1 ही है ना। आप डेल्टा TF की बात करो तो ये आप लिख सकते हो KFM। आप ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करो तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। तो जनरली जो शुगर्स हैं वहां पे आप, या फिर वो मेंशन करके देगा कि मैंने नॉन इलेक्ट्रोलाइट डाला है, तो आप समझोगे आई की वैल्यू 1 है। लेकिन अगर उसने आपको इलेक्ट्रोलाइट दिया तो 2 केस है डिसोसिएशन। जैसे KCl है तो किस में टूटेगा? K प्लस और Cl माइनस में। जैसे कि K2SO4 है, किस में टूटेगा? 2K प्लस और SO4 2 माइनस में। जैसे कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल AlCl3 है, जितने भी आयन है यार, जो कैटायन आयन है वो टूटेगा, तो Al3 प्लस में और 3Cl माइनस में। वेंट ऑफ फैक्टर क्या होगा? पहले 2 बाद में 2 है, पहले 1 था, बाद में 3 है, पहले 1 था, बाद में 4 है, पहले 1 था। क्या होगा आंसर? 2। क्या होगा आंसर? 3। क्या होगा आंसर? 4। वेंट ऑफ फैक्टर। कभी कभी सवाल आएगा कि आपको 3 सोल्यूशंस दे रखे हैं, तीनों की मोलालिटी सेम है। फॉर एग्जाम्पल उसने आपको 3 सोल्यूशन दिए हैं, यही ABC, ठीक है, तीनों की इसने 0.1 मोलर सोल्यूशन दिया है, ठीक है, तीनों के 0.1 मोलर सोल्यूशन दिया। पूछेगा सबसे ज्यादा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो डेल्टा TB क्या है इसके लिए? I KB M। KB सेम है, M सेम है, तो डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो जितना ज्यादा I बढ़ेगा उतना ज्यादा डेल्टा TB बढ़ेगा। क्लियर है? डेल्टा TB क्या होता है? दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, TB माइनस T naught B is directly proportional to I. So what I can say, boiling point is also directly proportional to I. Delta TB is also directly proportional to I. But T naught B is inversely proportional to I, क्योंकि उसके आगे माइनस का सिंबल है, ठीक है। तो मतलब ये रिलेशनशिप पे सवाल आते हैं, ये रिलेशनशिप पे आपके सवाल आते हैं। ये मैं आपको एक चीज बता रही हूँ कि आपकी क्वेश्चंस की भी सीरीज आएगी, बट फिलहाल धीमे धीमे करके चीजें करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी एक चैनल पे काम कर रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली यहाँ पे मैं उन बच्चों के लिए मेहनत करना चाहती हूँ जिनके पास कोई सोर्स नहीं है। तो अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं है तो आपके पास ये सोर्स है, और मैं चाहती हूँ हर बच्चा अपना 100% दे। लास्टली एसोसिएशन का केस समझ लो। जैसे कि आपने एसिटिक एसिड डाला CH3COH, इसके 2 मॉलिक्यूल्स डाले, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH CH3, दोनों जुड़ गए, ठीक है। आपने डाला 2 था, बन गया 1, तो वेंट ऑफ फैक्टर कितना हुआ? 1/2। कितना हुआ? 0.5, ठीक है। क्या हुआ? 0.5। सो व्हाट आई कैन से, अगर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है तो 2 केस हैं, या तो डिसोसिएशन में जा सकता है, तो I हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा।
अगर वो एसोसिएशन में जाता है तो आई हमेशा लेस देन 1 आएगा, और अगर वो एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो आई हमेशा ग्रेटर इक्वल्स टू 1 आएगा। सो दिस इज द फाइनल समरी फॉर वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है, बात क्लियर है? तो यही आपकी कहानी रही। समरी बस यही है कि आपको चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने कंप्लीट करी और हमने दूसरा कंसेप्ट वेंट ऑफ फैक्टर का सीखा। पेपर में यहाँ से आपके सवाल सबसे ज़्यादा आते हैं। आई होप इट्स क्लियर। अगर सभी लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई है तो सेशन को ज़रूर लाइक करोगे और सभी लोगों से शेयर ज़रूर करोगे जो भी इसकी ज़रूरत में है, और कमेंट सेक्शन में येलो हार्ट्स बिल्कुल बिल्कुल होने चाहिए, और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहते हो ये भी होना चाहिए। दूसरी बात दो काम अब इम्पॉर्टेंट है सीरीज में। आपको अगर रिजल्ट चाहिए तो सबसे पहला आपके पास नोट्स बने हुए होने चाहिए। दैट इज हाई वेटेज कंसेप्ट्स के जितने भी नोट्स हैं आपके पास कंप्लीट होने चाहिए, जो मैं आपको यहाँ पे करवा रही हूँ, और प्रैक्टिस शीट आपको सॉल्व करनी है, क्योंकि तभी आपका कंसेप्ट पक्का होगा। ये दोनों चीज़ों को करने के लिए आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम होगा, तो आप उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको ये नोट्स और प्रैक्टिस शीट दोनों मिल जाएगी। प्रैक्टिस करिए, कोई बैरियर नहीं होता है पढ़ाई का अगर आप पढ़ना चाहते हो तो। ठीक है, ऑलरेडी मैं चीज़ें कर रही हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि हर बच्चे के पास पढ़ाई पहुँचनी चाहिए, हर बच्चे के पास एक मौका होना चाहिए कुछ लाइफ में अच्छा करने का, कुछ लाइफ में चेंज लाने का, और वो मौका आपके पास अभी है पढ़ाई करने का मेरे साथ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आई होप यू लर्नड फ्रॉम दिस वीडियो। अगर ये सीरीज पसंद आई है तो जल्दी जल्दी एकदम आग की तरह सेशन को लाइक और शेयर करते चले जाना। नए हो चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होना चाहिए कमेंट सेक्शन में बताना। ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे।